हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे जो आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ लेकर के आती हूँ, और जिसमें बायोलॉजी के बहुत सारे एमसीक्यूज़, बहुत सारे लेक्चर्स जो होते हैं वो अपलोड हो चुके हैं। और फ्रेंड्स इसके अलावा जो केमिस्ट्री है उसके भी लेक्चर्स आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और अब केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। और उसके साथ ही साथ अब मैं केमिस्ट्री का जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियरिंग पार्ट है वो भी मैं लेकर के आई हूँ आपके सामने, ताकि आपकी जो थ्योरी है और आपका जो न्यूमेरिकल्स हैं या फिर जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो भी दोनों ही साथ साथ में चलते रहें। और इसके अलावा मैंने फिज़िक्स भी ऐड कर ली है। फिज़िक्स के भी इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि जो DSSB का जो नेचुरल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा अपलोड हो चुका है 2018 का, और जिसको मैंने अटेम्प्ट किया था। और फ्रेंड्स मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बुक से, वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। और आप उसके लिए बिल्कुल भी जो है फ़िक्र मत करिएगा। और आप जो ये चैनल है ये TGT PGT बायोलॉजी का चैनल है, आपको जो पता ही है, आप जानते ही हैं फ्रेंड। तो चाहे वो KBS हो, चाहे NBS हो, चाहे फिर आपका LT ग्रेड हो, चाहे UP का एग्ज़ाम हो, DSSB का एग्ज़ाम है, आप इस चैनल पर आकर के बिल्कुल फ्री में सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग मैंने यूट्यूब पे देखा कि जो है वो TGT नेचुरल साइंस के लिए जो है लेक्चर्स वगैरह ढूंढ रहे हैं और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, और फीस वगैरह भी कई जगह पे काफ़ी हाई कर रखी है लोगों ने। तो फ्रेंड्स देखिए, और यहाँ पे आपको मैं इतना तो बता सकती हूँ, इतना आपको ये मैं एश्योरिटी दिला सकती हूँ कि आपको यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स मिलेंगे सारे बहुत अच्छे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो फेसबुक का ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री हैं, समझ लीजिए कि आप अपनी जो है जो भी क्वेरी है उसके लिए बिल्कुल आप इंडिपेंडेंटली आप कह सकते हैं और जो है तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आज केमिस्ट्री का जो लेक्चर लेकर के आई हूँ। एक हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, वो केमिकल रिएक्शंस का था, उसको आप लोग देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड आज मैं जो लेकर के आई हूँ वो एसिड बेस का चैप्टर्स लेकर के आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और फ्रेंड्स एक छोटी सी बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जो भी आप जिन जिन भी एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं उनको आप ज़रूर देंगे। ओके, उनको ज़रूर दीजिए, चाहे उसमें 1 सीट हो, चाहे उसमें 10 सीट हो, चाहे 100 सीट हो। बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है। होपफुली आप जो है होप रखिए और पॉजिटिव सोचिए और एग्ज़ाम्स देते रहिए। एग्ज़ाम्स देते रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, बस इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपके अंदर जो है एग्ज़ाम्स को देने के लिए एक इच्छा भी बनी रहेगी, और आप एक कंटिन्यूएशन में, एक रिदम में बने रहेंगे, और आज नहीं तो कल आपका एग्ज़ाम गारंटीड क्लियर होगा। ओके, तो चलिए, ये जो आप जो साइंस पढ़ रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसके बारे में बता दूं कि ये जो साइंस है ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल जनरल साइंस भी हर एग्ज़ाम में आती है। और ये जो मेरा NCERT का पैटर्न है, ये जो मैं करा रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज जो करवा रही हूँ आपको चैप्टर्स, ये हर NCERT के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें जो है जनरल साइंस पूछी जाती है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस कोर साइंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर है। और यहाँ पे मैं जो लेने जा रही हूँ वो क्या लेने जा रही हूँ, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हम एसिड की बात करें, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जब आप लोग अपने घरों में देखते ही होंगे कि जो नींबू है, लेमन है, वो सबके घरों में होता है, सिरका रखा रहता है किचन में, और जो बेकिंग सोडा रखा होता है, और क्या होता है जो खाने वाला सोडा एक और होता है वो रखा होता है, ठीक है। और ये कहते हैं कि जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है, गैस होती है, एसिडिटी होती है, तो ये कहा जाता है कि जो है अब जब एसिडिटी होगी तो उसको रोकने के लिए, उसको नलीफाई करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए आप क्या चीज़ें लोगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर किसी को भी जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो, या ओवर ईटिंग कर ली उसने, तो वो क्या करेगा फिर, ठीक है। आप इसमें से क्या लेना चाहोगे, आप उसको और लेमन जूस दे दोगे कि उसकी एसिडिटी बढ़ जाए, या विनेगर दे दोगे। विनेगर भी एसिड होता है, CH3COOH, ओके, माइल्ड एसिड्स हैं ये सारे, ये दे दोगे आप। या फिर आप उसको सोडा दोगे, बेकिंग सोडा का सोल्यूशन दोगे। ओके, क्या दोगे आप उसे, तो देखिए
यहाँ पे अब आगे देखिए क्या चूज़ करना, और अगर इस क्वेश्चन का आंसर है तो उसको हम लोग, अगर किसी की एसिडिटी है तो उसको हम लोग और एसिड वाली चीज़ें नहीं देंगे, हम लोग उसको बेसिक चीज़ जिसमें कि जैसे कि बेसिक सोडा जो आपका है, बेकिंग सोडा, उसको देंगे। क्यों? जिससे कि उसकी जो एसिडिटी है वो कम हो जाए या नलीफाई हो जाए। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको जो है जो एसिड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। मेन जो आपका जो जो जनरल चीज़ें हैं यहाँ पे क्या है कि जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, उसका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है थोड़ा सा, और क्या होता है इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। कैसे? ये क्या करता है, ये ब्लू लिटमस को किस में टर्न करता है, रेड, जो है ब्लू लिटमस को रेड कलर में टर्न कर देता है। ओके, और जो यहाँ पे आपका जो लिटमस पेपर है वो फ्रेंड्स आपको पता है एक लाइकेन की स्पीशीज़ होती है, उससे मिलता है लिटमस पेपर। ओके, तो लिटमस पेपर किससे मिलता है, लाइकेन से मिलता है। यहाँ पे एक ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और जो बेसेस होते हैं उनकी बात अगर हम करें तो जो बेसेस होते हैं वो बिटर होते हैं, ठीक है, थोड़े कड़वे तीखे टाइप के होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये एसिड के अपोजिट क्या करते हैं, ये जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू कर देते हैं, ठीक है। जो लिटमस होता है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है। इसी तरीके से जो टर्मरिक होती है फ्रेंड्स, हल्दी, वो जो है एक और इंडिकेटर होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई भी करी जो है खाई, सब्जी खाई, और हमारे ऊपर हमारे जो है ड्रेस पे एक दो ड्रॉप गिर गया या थोड़ा सा गिर गया तो स्टेन आ जाता है, दाग धब्बा पड़ जाता है। तो वो जो स्टेन होता है करी का, ठीक है, वाइट क्लॉथ पे, वो क्या होता है जब आप उसको जो है वॉश करते हो, सोप लगाते हो तो रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये क्या होता है, बेसिक होता है। जो सोप होता है, सोडा जो होता है NaOH, वो जो है वॉशिंग सोडा जो होता है, सोडियम कार्बोनेट भी जो होता है 10H2O.10H2O आप लेते हो, तो क्या होता है वो जो है बेसिक इन नेचर होता है। फिर उसके बाद जब ये इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर से येलो हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बताना था, इसलिए मैंने इसके बारे में बात की। नाउ अब यहाँ पे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि आपका मिथाइल ऑरेंज है, फेनोल्फथलीन है। ये क्या करते हैं, ये एसिड और बेसिस के लिए टेस्ट किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब लिटमस के बारे में इंफॉर्मेशन है जो आपके जनरल साइंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और नेचुरल साइंस में भी आपके जो है पूछा जाता है। तो लिटमस सोल्यूशन जो होता है वो किस कलर का होता है, पर्पल डाई होता है। ओके, लिटमस का जब सोल्यूशन बनाएंगे तो वो पर्पल डाई होता है, और ये एक लाइकेन से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये जो लाइकेन होता है वो डिवीज़न थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। और आपको पता है फ्रेंड, जो लाइकेन होता है वो सिम्बायोसिस शो करता है, और उसमें एल्गी और जो फंजाई होते हैं दोनों ही एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। ओके, जिसमें जो लाइकेन में जो एल्गी होती है वो ग्रीन एल्गी होती है, क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है, और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। एंड जो फंजाई होती है वो क्या होती है, उसका तो जो माइसीलियम होता है वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है। और जब लिटमस सॉल्यूशन को, जो कि ना तो एसिड होगा ना तो बेसिक होगा, तो इसका कलर कैसा होगा, पर्पल होगा। ओके, अगर जो है ये ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, तो कौन सा कलर शो करेगा, पर्पल कलर शो करेगा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे नेचुरल मटेरियल्स, जैसे कि आपका जो कैबेज है, रेड कैबेज भी आती है एक, उसकी लीव्स जो है, टर्मरिक है, और जो फ्लावर्स होते हैं उसके कलर्ड पेटल्स होते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रेंजिया है, पिट्यूनिया है, जिरेनियम है। ये सब क्या होते हैं, इनमें जो है एसिड की प्रेजेंस होती है। इसमें एसिड मिलते हैं या फिर बेस मिलते हैं। इसके सोल्यूशन जब आप बनाएंगे तो इसमें आपको एसिड या बेस मिलेगा। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं, या समटाइम सिंपली आप इसको इंडिकेटर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें जो है आपको इस क्वेश्चन को जो है अगर आप करना चाहें तो आप इसको जो है कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हैं, तो उसमें हम लोगों को समझना होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ एसिड्स और बेस के नेम्स दिए हुए हैं, वो हम लोग एक बार जान लेते हैं कि क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड HNO3 है, एसिटिक एसिड CH3COH। सब फार्मूला एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है NaOH, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है फ्रेंड्स MgOH का होल ट्वाइस, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये है NH4OH। तो अब यहाँ पे देखिए, इतने सारे आपके पास जो एसिड्स थे, और उसके बाद जो है इन्होंने इतने एसिड्स और बेसिस सब लिए हुए हैं। उसके बाद इन्होंने टेस्टिंग की है, तो टेस्ट में जो है इन लोगों को अलग अलग ऑब्जर्वेशंस मिले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे
जो है आपको पता है कि एक स्केल होती है जिसको जो है पीएच स्केल कहते हैं। और जो पीएच स्केल होती है वो क्या करती है, पीएच इंडिकेटर और पीएच स्केल, इसके बारे में आपको सुना होगा। ये बताती है कि कौन सा एसिड, कितना एसिड है, कौन सा जो है सब्सटेंस, और कौन सा जो है वो सॉल्यूशन वो बेसिक है या कौन सा सॉल्यूशन एसिड है। तो हम ये पीएच इंडिकेटर पे इसको जो है उसकी पीएच से देख करके ये पता कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक बार बता देती हूँ आपको। सपोज़ यहाँ पे आपका 7 है, तो 7 जो है वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है, ये वाटर के लिए होती है, ओके। और फ्रेंड जो इसका जो ग्रीन होगा इंडिकेटर में वो क्या हो, ये जो कलर होगा वो ग्रीन होगा, ओके। तो ये 7 है। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो है यहाँ पे GYR, जब आप रेनबो में कलर देखते हैं ना, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, ओके। रेनबो में जो है 7 कलर्स होते हैं, जिसको हम लोग कैसे याद करते हैं, विबग्योर से याद करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग विबग्योर करें फ्रेंड्स, तो अब देख लीजिए जो यहाँ पे 7 है, तो अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ओके। आपको पता है कि ये जो रेंज होती है क्या होती है, एसिड के लिए होती है। उसके बाद देन यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये जो रेंज होगी वो किसके लिए होगी, बेस के लिए होगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो आपका 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 एसिडिटी का कोई सॉल्यूशन होगा या कोई भी सब्सटेंस होगा, तो उसका जो कलर आएगा इंडिकेटर का वो क्या आएगा, रेड होगा, ओके। वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो 4 5 6 की रेंज में होगा वो जो है क्या दे देगा, वो आपको येलो कलर शो करेगा। ये रेंज में है फ्रेंड, इसलिए, ठीक है। अब ग्रीन आपका जो है वो न्यूट्रल, अगर ग्रीन है तो मतलब वो न्यूट्रल है, वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है ना। उसके बाद इस तरीके से रेंज है, यहाँ पे 8 9 तक की रेंज जो होगी वो ब्लू कलर शो करेगा। उसके बाद जो है 10 11 तक की रेंज होगी वो इंडिगो कर देता है। देन उसके बाद आगे जो है ये वॉयलेट कर देता है, ओके। अब यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमें आगे क्या देखना है, यहाँ पे हमारे पास ये है फ्रेंड, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। अब हम लोग को इसकी रिएक्शंस देखनी है फ्रेंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं सीधे आपके पास जो रिएक्शन है वो लेकर के आऊँगी। तो देखिए कोई भी जो एसिड होगा फ्रेंड्स, ओके, कोई भी एसिड होगा जब वो मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। और गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ओके। जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है हाइड्रोजन एटम को उसके एसिड से डिस्प्लेस कर देते हैं और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में उसको निकालते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब आगे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आपका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जिसमें जो है जो जिंक के ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिंक के ग्रैन्यूल्स को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जो है ऐड करते हैं, फिर उसके बाद वार्म करते हैं टेस्ट ट्यूब को, ठीक है। तो उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर जिंक के ग्रैन्यूल्स को ऐड करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है फ्रेंड्स, बेस है, ठीक है, बेसिक होता है। तो अब यहाँ पे जब हम लोग, जिंक क्या है, मेटल है, तो जब जिंक सॉलिड को या जिंक के ग्रैन्यूल्स को इसमें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बन जाएगा। और गैस कौन सी निकल रही है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन निकल रही है। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, जो हाइड्रोजन को जो है इस जिंक ने जो है मेटल ने हाइड्रोजन को जो है वो रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे गैस के फॉर्म में बाहर निकाल दिया। प्लस सोडियम जिंकेट है वो क्या बन गया, वो एक सॉल्ट है, वो यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए यही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो मेटल्स हैं वो कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कि जब हम लोग मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है। यहाँ पे आपके पास एक मेटल कार्बोनेट है यानी सोडियम कार्बोनेट है। इसकी जब हम लोग एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl यानी जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये जो सोडियम है ये किससे रिएक्ट करता है, ये यहाँ पे सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड, जो कि आपको पता है टेबल सॉल्ट होता है, ये एक सॉल्ट बना लेगा सोडियम क्लोराइड का और यहाँ पे वाटर बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अभी देखिए, अभी यहाँ पे जो है आपका जो सोडियम का जो बाइकार्बोनेट है, ठीक है, NaHCO3 है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी जब उसी एसिड से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो भी आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा और यहाँ पे वाटर बनेगा और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब देख लीजिए फ्रेंड्स,
और यहाँ पे ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रेंड। जब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं, इसके एक्वा सोल्यूशन जो है, इसमें जो है आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पास कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जो मार्बल होता है, यानी कि जो चूना पत्थर होता है, उसका जो है वो मिल जाएगा, यानी कि प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट। और आपको पता है जो प्रेसिपिटेट मिल रहा है इसका मतलब कि वो डिजोल्व नहीं हो रहा है, तभी तो वो सोल्यूशन में बैठ जा रहा है, प्रेसिपिटेट बना रहा है। तो और इसके बाद आपको वाटर मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देख लिए, ये जो अगर हम लोग ये जो कार्बोनेट, ये जो यहाँ पे हमारे पास कार्बोनेट मिला है कैल्शियम का, ये सॉलिड है, यानी कि जिसको अभी प्रेसिपिटेट मिला था, इसमें जो है क्या करेंगे हम लोग, CO2 गैस अगर हम लोग फिर से पास कराएंगे, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है ना आपका जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराने पे, जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये जो मिल जाएगा हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो मिल जाएगा एक्वस, ये क्या होगा, ये सॉल्यूबल होगा वाटर में, ये सॉल्यूबल होगा फ्रेंड। ओके, ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या बताया गया। जो लाइमस्टोन है, चॉक है, मार्बल है, ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। और जितने भी मेटल कार्बोनेट होते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे उनके अपने करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वाटर देते हैं। जैसे कि अगर सोडियम की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जब सोडियम कार्बोनेट की जब रिएक्शन कराई गई थी तो सोडियम क्लोराइड मिला था फ्रेंड। ओके, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट हो गया। उस तरीके से जो है आपकी जब कैल्शियम की कराई गई, यहाँ पे जो अभी रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिल गया यहाँ पे, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट बना। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए क्या है। यहाँ पे जो समरी है, इस रिएक्शन को समराइज़ किया गया है कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं कि एसिड और बेस की रिएक्शन कैसे होती है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कोई भी एसिड और कोई भी बेस ले लीजिए। यहाँ पे सबसे इजी क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। ओके, अब यहाँ पे जो है सोडियम क्लोराइड है, बन गया। और ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड आपको पता है कि ये सॉल्ट होता है। और ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है फ्रेंड, और जो HCl है यहाँ पे ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड की जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो फिर ये आपका सॉल्ट बन गया और फिर वाटर बन गया। ओके, अब यहाँ पे फ्रेंड जो है रिएक्शन है, ये देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं। यहाँ पे जो है बेस है और एसिड की जब रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, यही इन जनरल बताया गया। और इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट बना लेते हैं। नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए एक हमारे पास और है कि जो आपका जो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। जो कॉपर का जो सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन हम लोग चेक करते हैं तो क्या होता है, सॉल्यूशन का कलर वो ब्लू ग्रीन हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, और जो ब्लू ग्रीन कलर होता है सॉल्यूशन का वो कॉपर क्लोराइड बनता है, जिसमें कॉपर की वैलेंसी 2 है, और जो है रिएक्शन में आपको कॉपर क्लोराइड मिल जाता है। तो यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड की जब एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये आपकी एक जनरल रिएक्शन है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जो है हमारे पास जो है रिएक्शन है नॉन मेटालिक ऑक्साइड की और बेसिस के साथ। नॉन मेटालिक ऑक्साइड यानी कि जिसमें मेटल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर है, इसकी एक्टिविटी कराई गई है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बेस है, और उसको जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है। ओके, तो ये जो रिएक्शन है वो किसके सिमिलर है, ये जो है बेस और एसिड के बीच में जब हम लोग रिएक्शन करा रहे थे तो हमारे पास तब भी क्या बना था, सॉल्ट बना था। तो यहाँ पे क्या कंक्लूड इन्होंने किया, क्या कंक्लूजन निकला कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, अगर आपके पास ऑक्साइड्स के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें से पूछा गया है कि कौन सा एसिडिक होगा, तो आप देखेंगे सबसे पहले कि इसमें मेटल का ऑक्साइड्स कौन सा है और नॉन मेटल का ऑक्साइड कौन सा है। अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड्स होगा तो उसको आप लोग एसिडिक बताएंगे। नाउ अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जनरल, यहाँ पे है, उसको आप लोग करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इसमें क्या है कि इसमें कहा गया है कि जो कर्ड है वो खट्टी और जितने भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनको ब्रास और कॉपर के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पर देख लीजिए आगे, ये जो हमने अभी तक थ्योरी कर ली है उस पर ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप लोग खुद भी जो है कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो एसिड्स और बेसिस हैं
उसके बारे में पूछा गया है कि जितने भी एसिड्स हैं और ऑल बेसिस, जितने भी बेसिस हैं उसमें कॉमन क्या मिलता है आपको। ओके, कौन सी ऐसी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन कि एसिड्स और बेसिस जो में क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है तो आप लोग क्या बताएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए हम लोग ऊपर देख भी चुके हैं बहुत सारे जो रिएक्शंस है अभी हम लोगों ने कर रखी है। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो जब भी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ओके, तो जो हाइड्रोजन होती है वो क्या होती है, वो सारे एसिड्स में कॉमन होती है। यानी कि अगर हम लोग HCl की बात करें तो हाइड्रोजन है यहाँ पे, अगर हम लोग H2SO4 की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कॉमन है। ओके, तो अब यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन आपको कॉमन मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेंड, अब यहाँ पे जो एसिड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन होता है। ओके, हाइड्रोजन आयन होता है और वो किस फॉर्म में होता है, H+ के फॉर्म में होता है और इसको कैटायन भी कहते हैं। और एनॉयन जैसे कि आपका क्लोराइड है HCl में, ओके, ये क्या है, एनॉयन है। और NO3 यानी नाइट्रेट आयन जो है वो क्या होता है, HNO3, ये भी एक एसिड है देखिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है। और उसके बाद सल्फेट SO4 2- है H2SO4 में, इसमें भी देखिए हाइड्रोजन भी है। नाउ अब यहाँ पे माइल्ड एसिड है, ये एसिटिक एसिड, ठीक है, इसमें एसीटेट है और यहाँ पे CH3COH है। चलिए अब यहाँ पे होता क्या है, जो कैटायन प्रेजेंट होता है एसिड्स में वो कौन सा होता है, H+ होता है। तो ये क्या सजेस्ट करता है, इससे ये पता चलता है कि जो एसिड होता है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है, H+ एक्वस इन दी सोल्यूशन। और ये किस लिए, ये क्या इसकी वजह से क्या होता है, और ये जो होता है ये एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपसे पूछें कि एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी किस वजह से होती है तो आप बता सकते हैं कि किसी भी एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी जो होती है वो हाइड्रोजन आयंस की वजह से या उसके कैटायन H+ की वजह से होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब यहाँ पे एल्कली के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो कि यहाँ पे जो है आगे हमारे पास है कि जब कोई भी एसिड होता है या फिर बेस होता है उसका जो वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। तो जो हाइड्रोजन आयन होता है HCl का वो क्या होता है, वो वाटर में जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग एसिड को वाटर में डालते हैं तो कौन सा आयन निकल जाएगा, यहाँ पे वाटर जो है वाटर में यहाँ पे H+ आयन रिलीज हो जाएगा। तो द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर को हटा देंगे तो ये सेपरेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि जो HCl का H+ आयन है वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो HCl को जब वाटर में डाला तो यहाँ पे H3O मिला जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम कहते हैं यहाँ पे। और क्लोराइड अलग हो गया है फ्रेंड्स। नाउ अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आयन अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ठीक है। ये हमेशा वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा। तो हाइड्रोजन जो आयन है वो क्या होना चाहिए, वो किस तरीके से होना चाहिए, H+ और हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे ये ऐसे आप लिखेंगे कि H+ प्लस वाटर, उसके बाद फिर H3O+। नाउ अब क्या होता है, जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोनियम आयन और फिर H+ एक्वस आयन देते हैं वाटर में। अब यहाँ पे देखिए जब बेस को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया तो Na+ मिला और यहाँ पे OH- एक्वस मिला, यानी कि इसने जो है सोडियम अलग हो गया यहाँ पे और इसने कौन सा दिया, यहाँ पे एनॉयन दे दिया, OH- एनॉयन दे दिया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी एग्जाम्पल लिया गया, ये भी बेस है। जब वाटर में इसको डालते हैं तो क्या होता है, K+ कैटायन अलग हो जाता है और OH एक्वस अलग हो जाता है। देखिए सब में सेम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा। नाउ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जब उसको वाटर में डालते हैं तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम आयन मिल जाता है 2+ इसकी, और यहाँ पे जो है 2 OH- एक्वस आयन मिलता है। अब देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, जो बेसिस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड जनरेट करते हैं वाटर में, ओके, और जो बेसिस होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में उनको क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेसिस एंड एल्कली। तो आप क्या कह सकते हैं, ऐसे बेसिस जो कि वाटर में सॉल्युबल होंगे वो क्या होंगे, एल्कलीज होंगे। नाउ अब यहाँ पर देख लीजिए सारे बेसिस जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, ओके, तो ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ओके, जो एल्कली होते हैं इज़ अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। और ये क्या होते हैं, जब आप इसको टच करेंगे, जैसे लेबोरेटरी वगैरह में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फिजिकल प्रॉपर्टी पे करने पड़ते हैं, बताना पड़ता है। तो जैसे कि जब आप इसको टच करेंगे तो ये कैसा होता है, सोपी होता है।
और बिटर होता है एंड कोरोसिव होता है। नाउ बिटर जैसे कि हमारे घरों में खाने वाला सोडा रखा होता है, कभी उसको आप लोग खा के देख सकते हैं, वो तो हार्मफुल नहीं होता है, वो बिटर इन टेस्ट होगा। ओके, और जो लेबोरेटरी के एसिड्स होते हैं उनको कभी भी नहीं टेस्ट करना चाहिए या टच करना चाहिए, क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि जो है जो एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जो इतने भी बेसेस हैं वो क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब जो है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। देखिए एसिड है, उसको बेस के साथ रिएक्शन कराया गया तो सॉल्ट मिला, वाटर मिला, जिसमें आपका होता क्या है, H को अलग कर दीजिए और OH को अलग कर दीजिए, बाकी का जो आपका आयन कैटायन होता है उसको आप कंबाइन कर सकते हैं, तो ये MX आपका सॉल्ट मिल जाता है, और वाटर तो आपको निकालना ही है। तो यहाँ पे H प्लस एक्वस OH जो है वो क्या रिएक्ट कर, वो दोनों आपस में मिल करके क्या बना देते हैं, OH या फिर H2O बना देते हैं। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे एसिड और वाटर जो है जो प्रोसेस होता है, जब किसी भी एसिड को या फिर बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक के बारे में मैंने लास्ट जो आपका जो चैप्टर में पढ़ाया है, कंसेप्ट क्लियर किया है, उसमें यही किया है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, वो एनर्जी को सिस्टम में लेती हैं, यानी कि उनको एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं। और एंडोथर्मिक जो होती हैं वो जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो फिर एनर्जी निकाल देती हैं। चलिए अब यहाँ पर जो है जब भी मिक्सिंग करते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड्स की और सल्फ्यूरिक एसिड्स की वाटर में, तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ करनी पड़ती है। ये जो है एक कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं, ये ज़्यादा जो है डेंजरस होते हैं। नाउ अब जो एसिड होते हैं वो हमेशा स्लोली ऐड करना चाहिए वाटर में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी गई है कि जो अगर मान लीजिए आप टीचर भी बन गए और फिर आपको आगे जाके बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराना होगा, तो ये भी सब चीज़ें जो आप अभी पढ़ रहे हो वो सब आपको ध्यान में रखनी होंगी कि जो है जब भी कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं उनको धीरे धीरे वाटर में डिजोल्व करते हैं, ना कि जो है एसिड में आपको वाटर डालना है। तो चलिए, और कांस्टेंट उसकी स्टीयरिंग भी करते रहते हैं। नाउ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सिंग टू स्प्लैश आउट। उसमें से ऐसे स्प्लैशेस बाहर आएंगे, बम्प कर जाएगा, वो छींटे आपके ऊपर पड़ सकते हैं, आपकी स्किन जो है उस पर छाले आ सकते हैं। ओके, तो ये क्या कर सकता है, स्किन को बर्न कर सकता है। नाउ अब जो ग्लास का कंटेनर होता है वो भी ब्रेक हो सकता है बहुत ही ज़्यादा हीटिंग वगैरह से। तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। नाउ अब यहाँ पे और भी जो चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए, ठीक है, वो क्या चीज़ें कि यहाँ पे जब मिक्सिंग करते हैं एसिड की या बेस की जब वाटर में, तो होता क्या है, डिक्रीज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ ऑयंस। ओके, पर यूनिट वॉल्यूम, जो 1 यूनिट वॉल्यूम होता है उसमें जब मिक्सिंग करते हैं तो वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल जो होगी वो डिक्रीज करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिक्सिंग के बाद। ओके, नाउ ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डाइल्यूशन कहते हैं। एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। तो यहाँ पे देखिए, जो आपके घरों में कभी कभी जो तेजाब आ जाती है, जिससे जो टॉयलेट क्लीनर होते हैं कुछ लोग के यहाँ यूज़ होते हैं, या ऐसे टाइल्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, तो कुछ लोग मार्केट में मिलने वाले जो है एसिड पीले पीले रंग के मंगा लेते हैं, वो डाइल्यूटेड होते हैं फ्रेंड्स। वो जो है तब भी डाइल्यूटेड होते हैं, तब भी वो इतने ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, और उसको पानी में मिक्स करके ही डालना चाहिए। ओके, और प्रिकॉशन के साथ, यानी ग्लव्स पहन करके या फिर अपने नोज़ पे मास्क लगा करके या फिर कपड़ा बांध करके उसको यूज़ करना चाहिए। और जो कंसनट्रेटर होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। वो बॉटल में ही ऐसा लगेगा कि उबल रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए पानी डालते हो उसमें, ठीक है। जैसे कि होता क्या है कि अगर आपने कोई शुगर सोल्यूशन बनाया, आपको शरबत पीने का मन कर रहा है, आपने चीनी को पानी में डाला, नींबू वगैरह डाला, तो अब आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है, तो क्या कर सकते हैं, आपके पास बस एक ही उपाय है उसका कि आप उसमें थोड़ा पानी और डाल दीजिए। पानी डालने पे जो शुगर आयन के जो शुगर है उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, यानी कि वो डाइल्यूट हो जाएगा। इस तरीके से जब सोडियम नमक का सोल्यूशन बनाते हैं उसमें भी अगर आपको ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ज़्यादा नमकीन लग रहा है, तो आप क्या करते हो, पानी डाल देते हो थोड़ा सा, तो वो जो कंसंट्रेशन होती है सोडियम क्लोराइड आयन की वो कम हो जाती है, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम की बात की जा रही है। पहले एक वॉल्यूम में जितना रहा होगा 1 यूनिट वॉल्यूम में, अब उसी यूनिट वॉल्यूम में वो जो है ज़्यादा मतलब कम हो गई, उसकी आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, देखिए, तो डाइल्यूशन आप कैसे करोगे, आप जो है उसमें जो है कंसंट्रेशन को कम करके पर यूनिट वॉल्यूम में डाइल्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्या है।
नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि जो है वाई डू HCl HNO3 ये जो आपके पास एसिड्स हैं शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन वाइल सोल्यूशंस ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। तो आपको पता है कि जब आपको जो सोल्यूशन में जब एक्वस सोल्यूशन जैसे कि अगर आपके पास वाटर में एसिड्स डाले जाएंगे तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देंगे तो वो एसिडिक होते हैं, अपना कैरेक्टर शो करते हैं। अगर बेस होगा तो वो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करेगा तो वो बेस हो जाएगा। लेकिन जब कोई आयन रिलीज नहीं होगा, ग्लूकोज आप डालेंगे तो देखिए C6H12O6 कोई आयन वो रिलीज ही नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से वो जो है कोई भी एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, आई मीन कि वो जो है एसिड के लिए हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं कर पाता है। और भी सारे क्वेश्चन हैं फ्रेंड, आप इसको जो है देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे कि वाई डज एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन होता है, वो जो है क्या करता है, वो एसिड वो इलेक्ट्रिसिटी को कर सकता है। नाउ अब यहाँ पे जो है हमारे पास आगे देख लेते हैं कि जैसे कि जो हमारे पास जो एसिड्स हैं या बेस हैं उसका स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हम लोग देख लेंगे कि कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कैसे पता लगाएंगे, क्या करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर है एसिड बेस इंडिकेटर्स का कंसेप्ट आ गया कि एसिड बेस इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले बताया है अभी। तो वो होते हैं, वो एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए होता क्या है फ्रेंड्स कि जो है हमारे पास अभी हमने बताया कि जो डाइल्यूशन होता है या फिर जो कंसनट्रेशन ऑफ H+ और या फिर OH आयन है उसकी जो है सोल्यूशन है वो उसको जो है डिक्रीज़ कर देते हैं। तो यानी कि डाइल्यूशन करेंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अब देख लीजिए ये पूछा है कि कोई भी एसिड या बेस कितना स्ट्रांग होता है, क्या हम जज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है और ये क्या करता है, ये जो है डिफरेंट कलर्स शो करता है, डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन। तो और एक स्केल होती है जो कि हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन को मेजर करती है सोल्यूशन में, इसको क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है, इसको पीएच स्केल कहते हैं, वो डेवलप की गई। पी जो होता है, पीएच में जो पी होता है उसको पोटेंस कहते हैं और पोटेंस जो वर्ड है वो जर्मन का वर्ड है और इसके मीन्स होता है पार, ठीक है, यानी कि इसके पास पार है, ये पार रखता है बताने के लिए कि कौन कितना स्ट्रांग है। नाउ ऑन द पीएच स्केल हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएच को मेजर कर सकते हैं 0 से लेकर के 14 तक, यानी 0 वेरी एसिडिक हो जाएगा और उसके बाद जो आपका 14 है वो जो है बहुत ही ज़्यादा एल्कलाइन हो जाएगा। और जो पीएच होती है वो क्या होता है, जो कि वैसे तो ये सिंपली जो है नंबर्स होते हैं, लेकिन ये क्या इंडिकेट करते हैं, एसिड और बेसिक नेचर को इंडिकेट करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन कितना ज़्यादा एसिडिक है या फिर कितना ज़्यादा बेसिक है। ओके, जो हायर अगर हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन है तो इसकी जो पीएच होगी वो लो होगी, ठीक है, लोअर इज़ द पीएच वैल्यू। और पीएच अगर लो होगी तो वो सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए न्यूट्रल क्या है, द पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7, वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सोल्यूशन। और वही चीज़ अभी बताई है मैंने। और जो पीएच वैल्यू अगर जो इंक्रीज कर जाती है 7 से 14 तक, यानी कि ये जो इसकी बेसिक कैरेक्टर है वो बढ़ रहा है, वो उतना ही ज़्यादा बेसिक है। तो अब यहाँ पे ये क्या, अब आयंस की अगर बात करें तो इंक्रीज इन OH माइनस आयन कंसनट्रेशन इन दी सोल्यूशन, दैट इज इंक्रीज इन दी स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली, यानी कि एल्कली की किसी भी अल्कलाइन सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब देखिए होता क्या है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वो पीएच को यूज़ कर पीएच मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है एक बना रखा है पिक्चर, आप देख सकते हैं, वेरिएशन ऑफ पीएच विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ एक्वस आयन एंड OH एक्वस आयंस। यहाँ पे देख लीजिए ये न्यूट्रल है, यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, बेसिक नेचर, यहाँ पे एसिडिक के नेचर इंक्रीज हो रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है आपका H+ आयन है, यहाँ पे क्योंकि एसिड सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं। यहाँ पे क्या है, OH- आयन है, क्योंकि बेस जो है वो सॉल्यूशन में OH- आयन रिलीज करते हैं। नाउ अब यहाँ पे इन्होंने टेबल वगैरह दे रखी है जिसमें आपको जो है पीएच पेपर से ये सब चीज़ें पता लगानी है, तो खैर ये तो स्टूडेंट्स के लिए है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो कलर स्केल है वो आ गया है 0 से लेकर के, जो मैंने आपको अभी बताया था। तो अगर आप प्योर वाटर को देखिए फ्रेंड यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। और जैसे कि आपको रेनबो के कलर मिलते हैं वैसे ही ये कलर कार्ड है एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे विब
हो जाएगा, ठीक है। और मुझे कॉर्नर से लेना चाहिए, यहाँ पे अगर ग्रीन है तो ये यहाँ पे आपका विब हो जाएगा। एंड देन ग्रीन, ये वाली जो रेंज है आपकी, थोड़ा सा इसने यहाँ पे भी शो किया है 8-9 में, क्योंकि वो थोड़ा ही बेसिक होता है अभी। उसके बाद फिर यहाँ पे यानी कि वाई से येलो हो गया, और ओ फॉर ऑरेंज और रेड हो गया। ओके, तो ये आपकी एक रेंज हो गई। और यहाँ पे देख लीजिए बहुत अच्छा आपका दिया हुआ है कि ये आप नोट कर चुके होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसकी पीएच, अब यहाँ पे पीएच भी लर्न करते रहिएगा किसकी कितनी होती है। तो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका 1.2 पीएच होता है, जो हमारे स्टमक में होता है, गैस्ट्रिक HCl जिसको बोलते हैं। उसके बाद लेमन जूस में भी बहुत मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही होता है, तो 2.2 होता है। फिर प्योर वाटर जो होता है वो तो 7 होता है, और जो ब्लड होगा वो 7.4 होगा। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और एंटासिड की तरह काम करता है, ये जो है 10 इसकी पीएच है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी 14 है। ओके, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास आगे क्या चीज़ें। आगे जो है हमारे पास जो स्ट्रेंथ है एसिड की एंड बेस की। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ON और हाइड्रोक्साइड ऑन प्रोड्यूस, से बता ही चुके हैं हम आपको जो है, लेकिन फिर एक बार आपने रिवाइज कर लिया। नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंस जो है पीएच की एवरीडे लाइफ में वो क्या है। प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं क्या पीएच सेंसिटिव होते हैं? आजकल बहुत ज़्यादा ऐड आ रहा है प्रोडक्ट्स का, जो कॉस्मेटिक्स के और जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें कि मतलब इसमें जो है हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी पीएच इतनी है जो स्किन के पीएच को बैलेंस कर रही है, और एसिडिक नहीं है, बेसिक नहीं है। तो इस तरीके से करके जो कंपनीज़ हैं वो जो है अपना एडवर्टीज़मेंट करा रही हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए जो हमारी जो बॉडी होती है, ओके, जो बॉडी होती है वो क्या करती है, बॉडी जो है वो पीएच की जो रेंज होती है 7 से 7.8 उस पर वर्क करती है। और अभी आपको बताया है कि जो ब्लड की पीएच होती है वो कितनी होती है, जो ब्लड की पीएच होती है वो 7.4 होती है फ्रेंड्स, अभी बताया ना। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो नैरो रेंज ऑफ पीएच पे सर्वाइव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने आर्की बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा बहुत। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा बायोबी के थ्रू भी समझाना चाह रही हूँ। तो जो आर्की बैक्टीरिया आपने सुना होगा कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एंड हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं, और यहाँ तक कि ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स में और जहाँ पे बहुत ही एसिडिक वाटर होता है उसमें भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, ये भी तो, वो भी तो एक ऑर्गेनिज्म ही है ना, तो वो बहुत ही लो पीएच पे यानी कि बहुत ही एसिडिक पीएच पे भी सर्वाइव कर जाता है। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन तो आपको पता ही है कि जो मार्बल है उसको ख़राब कर रहा है। जो ताजमहल है, ताजमहल का जो मार्बल है वो ब्लैक हो रहा है। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो है वो एसिड रेन की वजह से, क्योंकि जो है जो हमारी जो एयर होती है उसमें क्या होता है, केमिस्ट्री के लेक्चर में मैंने इसको बताया है फ्रेंड्स, जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है उसको आप ज़रूर देखिएगा कि जो है जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो वाटर के साथ मिल करके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। और जब वो बारिश के रूप में बरसता है तो फिर क्या करता है, वो फिर कॉज करता है एसिडिटी, कॉज करता है, एसिड रेन बन जाता है। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, जो एसिड रेन होती है वो रिवर में फ्लो होती है, तो क्या होता है, ये पीएच का जो रिवर का जो वाटर होता है उसकी पीएच को कम कर देती है, लो कर देती है। तो एक्वाटिक जो लाइफ होती है इन सब रिवर में वो क्या होती है, उनको डिफ़िकल्टी होती है कम पीएच पे। नाउ अब यहाँ पे आगे देख लीजिए, एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स पे जो एसिड्स हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर है वीनस का, ठीक है, जो वीनस है प्लैनेट, उसके बारे में बात किया जा रहा है। जो वीनस प्लैनेट है उसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो है थिक वाइट और येलोइश क्लाउड्स होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड्स के। तो यहाँ पे ये बात आपको पता चल गई। और यहाँ पे देख लीजिए, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। कह रहे हैं कि आपके बैकयार्ड में, आंगन में, जो भी आपके पास जो गार्डन का एरिया है उसमें आप सॉइल देखिए, उसकी पीएच चेक करिए। तो जो प्लांट्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होती है हेल्दी ग्रोथ के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल में नहीं ग्रोथ कर पाते हैं अच्छे, बहुत ज़्यादा बेसिक सॉइल में भी नहीं कर पाते हैं। तो पीएच जो होती है वो जो है जो उनको पीएच रिक्वायर्ड होती है उस पीएच पे वो जो है बहुत हेल्दी उनकी ग्रोथ होती है। तो बहुत कह रहे हैं कि आप अलग अलग सॉइल के सैंपल से पता कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं क्या है। अब पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब डेली यूज़ एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स हैं फ्रेंड, इसलिए यहाँ पे लिए गए हैं। और यहाँ पे देख लीजिए पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो 1.2 पीएच बताई थी अभी, जो कि गैस्ट्रिक जूस की होती है।
तो यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है और स्टमक को कोई हार्म भी नहीं होता है क्योंकि इसमें म्यूकोसा की लेयर होती है। तो इस वजह से वो जो है म्यूकस या म्यूसिन रिलीज करता है, इसीलिए जो है वो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब वो प्रोटेक्टेड रहता है। नाउ अब इंडाइजेशन जब हो जाता है स्टमक का तो क्या करता है, इंडाइजेशन में बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, एसिडिटी होती है, तो पेन होता है, इरिटेशन होता है। तो ये जो है इसके जो है इसकी जो रेमेडी होती है क्या होती है, अगर जो एसिडिक आपका अंदर इन्वायरमेंट हो गया है तो इसकी रेमेडी ये होती है जो एंटासिड्स खाते हैं, एंटासिड्स की गोलियाँ खाते हैं, जेलोसिल लेते हैं, कुछ लोग डाइजीन लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो है न्यूट्रलाइज कर देती है किसको, एक्सेस एसिड को, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो फ्रेंड ये क्वेश्चंस भी आ चुका है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला, ये जो है एनवीएस में क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए अब यहाँ पे पीएच जो है वो कह रहे हैं पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। तो अब जो है टूथ डीके जो होता है वो यानी कि जो हमारे दांत होते हैं ख़राब होने लगते हैं, कैसे, व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज़ लोअर देन 5.5, अगर माउथ में जो पीएच है वो 5.5 से जो है कम हो जाती है, एसिडिक को थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, तो जो है क्या होता है, जो दांत होते हैं वो ख़राब होते हैं, उनके एनेमल ख़राब होने लगते हैं। तो टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। देखिए फ्रेंड, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ कैल्शियम फॉस्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल साइंस और कोर साइंस दोनों का क्वेश्चन है ये। और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इन द बॉडी, ओके, हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में। तो अब यहाँ पे देखिए जो ये क्या होता है, ये डिज़ोल्व नहीं होता है वाटर पे, लेकिन जो है जब पीएच बहुत कम हो जाएगी माउथ में तो वो कोरोड हो सकता है, उसका कोरोजन हो सकता है, ठीक है, ख़राब हो सकता है वो। और जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ में वो क्या करते हैं, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और जो शुगर का डिग्रेडेशन करते हैं, यानी कि उसको तोड़ते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। और फूड के पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, वो जो है जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे माउथ में रह जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जो है जो ब्रश है वो दिन में 2 बार, यानी कि पूरे दिन में जो है आप ट्वाइस इन अ डे आपको करना चाहिए। एक तो सुबह में जब आप मॉर्निंग में सो करके उठते हैं और रात में सोने से पहले जब आप खाना खा चुके होते हैं तो अपने पूरे माउथ को फूड पार्टिकल से क्लीन करके पूरा तब सोइए। उसके बाद फिर है यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक और फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। तो ऐसे टूथपेस्ट जो होते हैं उसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जो बेसिक हों और जो क्लीनिंग करते हैं टीथ का और न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक्सेस एसिड को या फिर टीथ का डीके प्रिवेंट कर देते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो बी स्टिंग होती है, यानी कि जो मधुमक्खी का डंक बोला जाता है, ये क्या होता है, जब किसी को भी बी स्टिंग होता है, मधुमक्खी जो है वो डंक लगाती है तो एसिड जो है वो उसमें छोड़ देती है, ठीक है, स्किन में यानी ब्लड में। तो अब ये क्या करता है, पेन कॉज करता है, इरिटेशन कॉज करता है। तो फिर माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा ऑन दी स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ट्रीटमेंट भी पता चल गया कि अगर किसी को मधुमक्खी काटे तो आपके घर में अगर बेकिंग सोडा सब लोग रखे रहिएगा, ये बहुत यूज़फुल है। तो इस बेकिंग सोडा को आप जो है वहाँ पे लगा दीजिए, रगड़ दीजिए, तो उससे आपको आराम मिल जाएगा। स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन, ठीक है। एक निटल जो होता है, स्टिंगिंग हेयर होता है निटल का, वो क्या करता है, वो जो है मिथेनोइक एसिड को रिलीज़ कर देता है, ठीक है, और जो है बर्निंग होती है, पेन होती है। देखिए इतनी सारी चीज़ें पता चल गई। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। नेटल इज़ अ हर्बेशियस प्लांट। जो नेटल होता है वो एक हर्बेशियस प्लांट होता है जो कि जंगल में ग्रो करता है, वाइल्ड एरियाज़ में ग्रो करता है या इधर उधर कहीं पे भी निकल आता है। इसकी जो लीव होती हैं उसमें स्टिंगिंग हेयर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है पेनफुल स्टिंग्स कॉज करते हैं और जब भी अगर अचानक से जो है इसको टच कर लिया जाए। और ये जो मिथेनोइक एसिड होता है फ्रेंड, वो क्या होता है, वो इनसे सिक्रीट होता है। तो इसकी जो है रेमेडी क्या है, वो ये है कि जो डॉक प्लांट की लीफ होती है उसको अगर उस एरिया पे जो है वो रगड़ लिया जाए तो क्या होता है, तो फिर जो ये इसका इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो डॉग प्लांट होता है वो क्या होता है, इसके बारे में कहा गया है। तो नाउ अभी सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि नेचर में जो है हर एक चीज़ की रेमेडी है। नाउ अब यहाँ पे कुछ नेचुरल सोर्सेज दिए हुए हैं, उसमें कौन से एसिड होते हैं वो दिया गया। जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिन में टार्टेरिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है,
खट्टे दूध में यानी दही में लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, एंट स्टिंग चींटी के जो स्टिंग होती है उसमें मिथेनोइक एसिड होता है, नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आपकी जो है वो जो सॉल्ट है उसके बारे में बताया गया है, देख लेते हैं उसको। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स जो है नाउ, अब यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो है वो सॉल्ट हैं। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं आगे। आगे जो है यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये सारे जो है सोडियम सॉल्ट्स हैं। उसके बाद फिर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये जो है आपके क्लोराइड सॉल्ट्स हैं। फिर पूछ रहे हैं कि आप को कितनी फैमिलीज़ पता हैं, कितनी फैमिलीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके नाउ अब यहाँ पे पीएच ऑफ सॉल्ट्स हैं, तो यहाँ पे जो है पीएच ऑफ सॉल्ट्स बतानी है, चेक करना है उसको। तो कैसे चेक करेंगे, जब उसको जो है वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, डालेंगे किसी सॉल्ट को, तभी आप उसकी पीएच चेक कर पाएंगे और फिर बता पाएंगे कि सॉल्ट एसिडिक है कि बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। नाउ अब यहाँ पर देख लीजिए, जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू 7। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है बहुत ही फेमस, अभी जो हमने पढ़ा है कि जो NaOH प्लस HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है, जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट कहते हैं। वो क्या होता है, वो 7 pH वैल्यू है उसकी, और वाटर बनता है। तो अब यहाँ पे देखिए दूसरा बता रहे हैं ये कि जो आपका सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जो है वो एसिडिक होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से भी कम होती है। और जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का होता है वो बेसिक होता है नेचर, और इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। तो देखिए आपको इसमें यहाँ पे याद कैसे करना है। इसमें कहा है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो वो क्या होगा, आपका एसिडिक हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी नेचर वही होगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है ना फ्रेंड, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एसिडिक है। और यहाँ पे जो बन रहा था वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के साथ बन रहा था, तो इसमें जो है नेचर क्या हो जाएगा, इसका बेसिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। अब ये जो है यहाँ पे जो सी वाटर्स होते हैं फ्रेंड, ठीक है, इसकी सॉल्ट को निकाला कहाँ से जाता है, तो सबसे अच्छा सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो सी वाटर होता है। उसमें बहुत सारे सॉल्ट डिज़ोल्व होते हैं। सोडियम क्लोराइड जो होता है उसको सेपरेट किया जाता है, और जो फ्रेंड जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अब ये जो होता है फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। जो बेड्स होते हैं रॉक सॉल्ट्स के वो जो है जो सी ऑफ बाईगॉन एजेस ड्राइड अप, वो जैसे जैसे एजेस होती हैं वो सूखते रहते हैं, और रॉक सॉल्ट जो होते हैं इज़ माइंड लाइक कोल, इस तरीके से जो है जैसे कोल की माइन होती है वैसे। नाउ अब यहाँ पे देखिए गांधी जी दिए हुए हैं और इनकी जो है डांडी मार्च वाला पिक्चर दिया हुआ है। नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। तो ये देखिए यहाँ पे जो फ्रेंड आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। तो ये जो होता है बहुत सारे मटेरियल्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, ठीक है। तो वन सब्सटेंस इज़ यूज्ड फॉर making all these different substances. Now sodium hydroxide देखिए फ्रेंड, when electricity is passed through an aqueous solution of the sodium chloride, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है फ्रेंड उसको ब्राइन भी कहते हैं, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और जब ये डिकम्पोज करता है तो क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम में आ सकता है। तो जो इस तरीके के जो मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोसेस होते हैं उसकी जो है रिएक्शंस या तो दे दी जाती हैं, वो रिएक्शंस भी आपको पता होनी चाहिए और प्रोसेस का नाम भी पता होना चाहिए। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। क्यों, कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्लोर, ये जो है वो क्लोरीन के लिए है, और एल्कली जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे इस मेथड में यूज़ हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए। तो अब यही बात हो रही थी ना कि बहुत सारे जो है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए जो सोडियम क्लोराइड है वो जो है वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हुई है, और यहाँ पे क्या मिल गया हमको, ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन मिल गया है यहाँ पे। यानी कि ये जो है
आपका जो ब्राइन है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन जो था जिसको ब्राइन कह रहे थे, उससे जो है उसकी वाटर के साथ जब हमने रिएक्शन कराई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्लोरीन गैस बन गई, इसके लिए यहाँ पे क्लोर यूज़ हुआ है और फिर हाइड्रोजन गैस निकली है। तो चलिए अब यहाँ पे जो है सॉल्ट की वाटर के साथ रिएक्शन की तो एसिड तो बेस मिल गया, क्लोरीन मिल गया और हाइड्रोजन मिल गई। नाउ अब ये जो क्लोरीन गैस होती है वो क्या होती है, एनोड पे निकलती है फ्रेंड। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैथोड पे जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है वो कैथोड के पास बनता है, फॉर्म नियर दी कैथोड। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं इस प्रोसेस में ये सारे ही यूज़फुल होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए ये बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये आपको दे रखा है एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे क्लोरीन है, एनोड के पास मिल गई, हाइड्रोजन जो है कैथोड के पास, यहाँ पे कैथोड के पास मिल गई है। ये इसमें ब्राइन डाला गया है जो कि सोडियम क्लोराइड का जो एक्वा सोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, यूज़फुल होता है। उसके बाद यहाँ पे ब्राइन जो इस पोर्शन में है, यहाँ पे देखिए ब्राइन में जो कि NaOH भी मिला है आपको। तो अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे रिएक्शन हो गई है, यहाँ पे देख लीजिए सोडियम प्लस हाइड्रोजन आयन। ओके, और ये एक मेम्ब्रेन है पतली सी, ये दी हुई है। ये पूरा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है फ्रेंड, क्लोर एल्कली प्रोसेस है एक्चुअली में। नाउ ब्लीचिंग पाउडर में देख लीजिए कैसे यूज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चंस आता है, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। चाहे DSB DSSB की तैयारी कर रहे हैं उस पर पूछ लिया जाएगा, चाहे आप UPT GT साइंस की तैयारी कर लेंगे उसमें पूछ लिया जाए, या तो फिर KVS या NVS में। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है क्लोरीन होता है, ये जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोलिसिस में, और इलेक्ट्रोलिसिस हो किसकी रही है, सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन की जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है। तो जो क्लोरीन गैस होती है फ्रेंड्स वो किस लिए यूज़ होती है, वो जो है ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है। ओके, और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, जब क्लोरीन को ड्राई या स्लैग्ड लाइम जो है, ड्राई स्लैग्ड लाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये क्या है, स्लैग्ड लाइम है। ओके, इसके साथ यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराया तो फिर यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम जो है CaCl2 आपको मिल गया यहाँ पे। और ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसका जो एक्चुअल कंपोजिशन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो आपको जब याद करना है तो ऐसे ही याद करना है, CaOCl2। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ देख लेते हैं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करने के लिए, लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको लिनेन जो है होता है उसको आपको ब्लीच करने के लिए। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए, साफ़ करने के लिए, और वॉश्ड क्लॉथ्स को ब्लीच करने के लिए। ओके, और जो है यहाँ पे आप लोग कभी कभी ड्राई क्लीनर्स के यहाँ जब कपड़े बेचते हैं तो वो भी ब्लीचिंग वगैरह यूज़ करता है, ब्लीचिंग एजेंट्स। कहते तो हैं वो लोग कि हम लोग ब्लीचिंग नहीं करते हैं, बट करते हैं वो लोग। और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। और ड्रिंकिंग वाटर को जो है वो जर्म से फ्री करने के लिए क्लोरीन की या फिर जो है ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, या फिर क्लोरीन की कुछ गोलियाँ भी डाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे बेकिंग सोडा का देख लेते हैं हम लोग। जो बेकिंग सोडा है उसका देखते हैं। बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज्ड इन दी किचन में कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसको पहले देख लीजिए, इसका जो नेम होता है उसको पूछा जाता है अक्सर ही। तो ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ब्लीचिंग, और फ्रेंड्स जो बेकिंग सोडा होता है और एक जो है सोडा कार्बोनेट, सोडा कार्ब के नाम से मिलता है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ना। ये जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है फ्रेंड्स, और ये जो है सोडियम क्लोराइड को जब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड कार्बोनेट मिल जाता है। तो जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा कहते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो pH होती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा की, उसका दिया गया है कि एक्टिविटी में है। नाउ अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो माइल्ड और नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट्स होता है ये, ठीक है, ये क्या होता है, ये माइल्ड होता है और नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है।
और जो रिएक्शन होती है वो दी हुई है, जब कुकिंग करते हैं तो कैसे वर्क करता है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा है फ्रेंड आपका, जब ये हीट पाता है, जब इसको गर्म करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है और वाटर में टूट जाता है और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये आपको जो है ये रिलीज़ होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कहते हैं ना कि जब पकौड़ियाँ बनाते हैं तो उसमें डाल देते हैं, और दही बड़े होते हैं उसमें डालते हैं तो थोड़े से वो जो है दही बड़े छेद छेद वाले हो जाते हैं। और कभी कभी आटे में जो आपका नान के और आपके तंदूरी रोटियों के जो पराठे होते हैं मतलब जो आटे होते हैं उसमें भी डाले जाते हैं, सारे बिस्किट्स वगैरह में डाले जाते हैं। नाउ अब यहाँ पे देखिए यूज़ क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो बहुत सारा यूज़ है। और इसमें यहाँ पे बेकिंग पाउडर बनाने में देखिए ये बेकिंग सोडा है, अब इससे बेकिंग पाउडर भी बनता है। बेकिंग पाउडर का यूज़ बेकिंग इंडस्ट्री में होता है, बिस्किट्स वगैरह में, केक में। और मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड, इसमें फ्रेंड क्या होता है, ये पहली बात तो ये जो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो होता है, ये बेकिंग सोडा तो होता ही है, लेकिन उस बेकिंग सोडा के साथ आपका जो है यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एक